हेलो। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट बोर्ड पे देखिए, पीछे क्लास में डिस्कस हो रहा था पूरा बैंकिंग सिस्टम के बारे में। मनी एंड बैंकिंग के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था आपका, सबसे पहले यूनिवर्सल बैंक देखे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंतर्गत यूनिवर्सल बैंक में डिस्कशन हुआ आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, फिर निजी क्षेत्र के बैंक और कुछ विदेशी बैंक। उसके बाद से कुछ डिफरेंशियल बैंक कल के क्लास में डिस्कशन हुआ था, जिसमें स्पेशली पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद से एक और था रीजनल रूरल बैंक और एक और था उसको लोकल एरिया बैंक। तो ये 4 डिफरेंशियल बैंक है जो कल पढ़े थे हम क्लास में। आज स्पेशली हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। उसके पहले किसी बैंक, मतलब नया बैंक खोलना हो तो उसकी क्या प्रोसेस है, मतलब किसी भी मतलब कंपनी या फॉर्म को कोई नया बैंकिंग सिस्टम स्थापित करना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको समझने से पहले 2-4 क्वेश्चन देखेंगे आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम से। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, चारों का चारों सही आप दिमाग में मतलब बढ़िया से सोच के बना लेते हैं तो ऐसा समझ जाइए कि थोड़ी बहुत समझ आपकी इस पे बन रही है। अगर चारों में चारों गलती मार मार दिए तो समझ जाइए कि फिर काले पानी के सजा वाला काम कर दिए हैं। ठीक है, आधा आधा बना लिए तब भी ठीक थे। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अपना अपना अपने जवाब अपने पास रखना सब। ठीक है, बातचीत नहीं कि आप बताओ कि दोनों कंसल्ट करने लगो, ऐसा नहीं। ठीक है, अपना सोचना है। दिख रहा है कि नहीं? दिख जाएगा, टेंशन ना लीजिए। बनाइए। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने से क्या फल स्वरूप, मतलब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दिमाग लगाइए और जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बाजार में तरलता बढ़ जाती है, बाजार में तरलता घट जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। सोच लिए? ए वाले हाथ उठाओ, मतलब उसको कम करने से तरलता बढ़ जाती। बी वाले हाथ उठाओ, बी वाले उठाओ भाई कोई। सी वाले हाथ उठाओ। डी में कोई है? डी में हाथ उठा दी, गलत है। डी में तुम तो बैड, अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं, इसका क्या कोई मैटर ही नहीं बनता है। वो तो लोन पे घुमाएंगे ना, उनको कम बैंक दर पे ब्याज पे मिलेगा तो इस पैसे को वो लोन पे क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो वो तो संग्रहित कैसे करो, तो मार्केट में और लोन जाएगा ना। तो पीछे बोले थे चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे एसडीएफ रेट हो, चाहे एमएसएफ रेट हो, कुछ भी अगर कम किया जाता है, कम किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका लोन सस्ता हो जाएगा। लोन सस्ता हो जाएगा तो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए पहला थोड़ा सा इजी प्रवृत्ति का था, दूसरा थोड़ा सा भारी है। कहा ये बनाइए और थोड़ा सोच के अब बढ़िया से दिमाग लगा के बना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करिए और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इन खतरों में से नहीं है भाई, इन कथनों में से कौन सा सही। ठीक है, तो सुविधा के लिए खेले हैं। इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। इसमें जो दिमाग लगा देगा उसका दिमाग मतलब कुछ काम कर रहा है। सोचिए, वह केंद्र सरकार का बैंकर व मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। वह भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है। सोच लिए? तो सोचिए, 10 सेकंड और सोचिए। काहे फिर कंसल्ट कर रहा है तुम दोनों जी, अपना अपना सोचो।
टाइम से आया करो थोड़ा। सोच रही है? तुम ही बताओ जी, पीछे दो पीछे उसको दिखाओ। तुम बताओ पीछे सबसे। हाँ, डी होगा। ठीक है, तुम बताओ। वही। ठीक है, बैठे। ए वाले आप तो उठा भाई, ए वाले। डी में तीन चार लोग हाथ उठाए थे, ठीक है। डी में हाथ उठाओ, डी में। अच्छा, ज्यादा लोगों को लगता है डी में, तो सी वाले अब फिर से एक बार विचार करें भाई। सी वाले गलती लगा दिए। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर, ठीक है भाई। वह केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में है, तो ठीक है भाई, वो सभी सरकार के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है, तो केंद्र सरकार का बैंकर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बैंकर की जगह पे बैंक लिख देता था कि ये केंद्र सरकार का बैंक है, तो ये गलत हो जाए। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत वो क्या है, स्थापित है। तो शब्द को ध्यान से, वो मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। ये तो 100% सही है भाई। इसका सब बहुत काम करे या ना करे, ये काम तो जरूर करता है। तो मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। ठीक है। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। बोले भारत और विश्व के साथ जो भी बैंकिंग संबंध होता है, वो सारा का सारा भारत सरकार की तरफ से कौन हैंडल करता है? आरबीआई हैंडल करता है। चाहे विश्व बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे करेंसी बाहर से कोई वो करना हो, सारा चीज कौन? आरबीआई। तो ये भी सही है। ये तीनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अच्छा, कुछ लोग ये चौथा को नहीं माने थे, यानी भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को क्या करता है, संचालित करता है। ये नहीं लिखा गया है कि वो ऋण दान कार्यक्रम करता है, वो संचालित करता है। सरकार को पैसा किसी को ऋण दान या उधार किसी को देना है, तो वो सब किसके माध्यम से होता है? आरबीआई के माध्यम से ही होता है ना। सारा ट्रांजेक्शन सरकार के बिहाफ पे कौन करता है? आरबीआई। तो वही क्या कर रहा है, कार्यक्रम को संचालित करता है। कार्यक्रम को संचालित वो करता नहीं है, वो सरकार वो सारी चीजें निर्धारित करती है, बाकी उस पर सारा वो काम फंक्शन कौन करता है? आरबीआई। तो इस चौथा कथन में क्या है, सही है। तो कायदे से इसका 1 2 3 4 सभी कथन सही। कोई दिक्कत? तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था, दो क्वेश्चन और है। एक ये देखिए, ये टाइप नहीं हुआ है, ऐसे ही आपको मिलेगा, दिमाग लगाइए। वो भी दोनों यूपीएससी का ही क्वेश्चन थे, ये भी 2012 में पूछा गया। सोचिए, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक यानी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन करें। अपना अपना दिमाग लगाएं। तो छोटे छोटे एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन कि कौन कितने बैंक है ये सब दे देता है, लेकिन कब किसकी स्थापना हुई ये सब। लेकिन बड़े एग्जामिनेशन में ऐसे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है कि तरलता बढ़ेगा घटेगा, कौन किसको कौन। सोच लिए? बोलो ना जैसे, तुम ही बताओ। हाँ, ठीक है बेटे, तुम बताओ। सेम सेम सेम, तुम बताओ। ठीक है। ए वाले हाथ उठा भाई, ए वाले। कोई हो तो हाथ उठाए। अच्छा, ये में हाथ उठा रहे 2 और 3, यानी लगता है कि ए सही नहीं है। ठीक। बी वाले हाथ उठाओ। सी वाले हाथ उठाओ। डी वाले हाथ उठाओ। देखा देखी नहीं ना उठा रहा। तुम ए में कैसे उठा दीजिए? यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य बैंक मतलब बाकी जो कमर्शियल बैंक है, आरबीआई के पास अपनी जमा संचित करते हैं। मतलब जमा अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है वो रख देते हैं। रिवर्स रेपो रेट उनका ब्याज पे पैसा मिलता है। तो भुला गए भाई। ठीक है, तो ये तो सही है भाई। जो भी कमर्शियल बैंक है वो अपना जितना एक्स्ट्रा पैसा होता है तो अपने पास रखेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो वो रख देते हैं सब किसके पास? आरबीआई के पास। तो ये आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। रेपो रेट पड़े हैं, एमएसएफ रेट पड़े हैं, ये सारा के तहत वो क्या करता है? ऋण देता है। ये भी सही है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। भाई पूरा उसका हैंडल है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो उनके लिए गाइडलाइन जारी करता है, परामर्श देता है। ये भी क्या है? सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बनाइए, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को नियंत्रित करता है?
परिसंपत्तियों की तरलता, बैंकों का विलय, शाखा विस्तार, बैंकों का समापन। सोचिए। सोच लिए? सोच लिए? बोलो ना जैसे। ए वाले उठाओ, ए वाले उठाओ कोई। बी वाले हाथ उठाओ। तो बी में हाथ उठा, मतलब माहौल देख के हाथ नीचे कर ली। सी में हाथ उठा, अच्छा ठीक है, सी में हाथ उठाओ। अच्छा तो सी लगता है, डी में हाथ उठाओ। अब कुछ लोग इसमें नहीं उठा रहे, मतलब नहीं समझ में आ रहा है का भाई। ठीक है। करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात हो रहा है? ओ भाई किधर जा रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को नियंत्रित करता है। तो परिसंपत्तियों की तरलता यानी लिक्विडिटी को तो नियंत्रित करते ही है भाई, रेपो रेट और सब ब्याज दर बढ़ा घटा कर इसको, तो ये तो होगा ही। बोलो ना जैसा। शाखा विस्तार, अब उसका ब्रांच का एक्सपेंस करना है, तो आप जानते हैं अभी लिखेंगे प्राइवेट बैंक जब भी खुलेगा, अभी वो तो लिखे ही हैं कि आरबीआई निर्धारित करता है कि आपका 25% ब्रांच ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए, तो शाखा विस्तार पे भी उसका कंट्रोल है ही। ये भी तो सही ही है। ठीक है। बैंकों का विलय, अभी पढ़े थे पीछे ही क्लास में कि पहले 21 सरकारी बैंक हुआ करते, तो उसको सबको मिलाकर अभी सरकारी यानी कर सब काम तो आरबीआई मॉनिटर करता है ना, तो उसको मिलाकर अभी 12 कर दिया गया। तो बैंकों के विलय में उसका योगदान तो है ही। उसके साथ कोई बैंक बंद हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसका कैसे पूरा अंतिम उसका कार्यक्रम सब खत्म किया जाएगा, कैसे कस्टमर को पैसा मिलेगा, वो सब भी कौन करता है? आरबीआई निर्धारित करता है। तो सब सही है, मतलब सब सही है। बोलो ना जैसा। तो जो चारों का चारों में सही दिमाग लगा दिए हैं, मतलब उनका दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है, मतलब वो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस में आएगा कल, और टेस्ट होगा। बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा तो केवल कोऑपरेटिव बैंक और कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ाना है। उसके बाद से फिर कैपिटल मार्केट शुरू होने से पहले एक टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद से फिर आगे बोर्ड पर देखिए, ये है नए बैंक कोई स्थापित करना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन आरबीआई ने बना रखा है। मतलब किसी बैंक को, आपको कोई नया बैंक खोलना हो, आपको दिमाग में कोई रात में सपने में आता है कि बैंक में गए थे, बैंक वाला बहुत परेशान किया था, वो अपना ही बैंक खोल लेते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है बोर्ड पर देखिए। तो सबसे पहले बैंक खोलना हो तो दिमाग में सपने में आने से काम नहीं चलेगा। आपके पास न्यूनतम पूंजी कम से कम कितना हो जाए? 500 करोड़। तो 500 करोड़ रुपया है तो फिर आप सोच सकते हैं कि हम बैंक की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि सारा धन संपत्ति, पहले कुछ नहीं बैंकिंग काम करते थे और अचानक सपने में आ गया कि नहीं हमारे पास सारा धन संपत्ति बेच के वो बैंक ही खोल देना था। आरबीआई बोलेगा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, 15 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होने चाहिए एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह। 15 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जनता से कभी अपने छोटे मोटे ये सब काम अगर किया है लेन देन, तभी आपको मतलब लाइसेंस दिया जाएगा। कोई दिक्कत पर्सन? नेक्स्ट, न्यूनतम ये भी निर्धारित किया जाएगा कि आप ऐसा मत सोचिए कि केवल शहरों में बड़े बड़े सिटी में ही आप अपना सारा ब्रांच और शाखा खोलेंगे और ऑफिस वगैरह। इसमें से 25% ब्रांच ग्रामीण क्षेत्रों में, और कल बताए थे कि ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे लेस देन पॉपुलेशन कितना हो, 10,000 या उससे कम हो, तो फिर वहाँ उसको बोला जाएगा ग्रामीण क्षेत्र, और यहाँ पे आपका 25% ब्रांच यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन होना चाहिए। ठीक है। लाइसेंसिंग अप्रूवल, मतलब इनको लाइसेंस देगा कौन? आरबीआई। अंडर द ये मतलब इसके किस कानून के अंतर्गत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और इसका सेक्शन है 22 यानी 22, इसका धारा है, उसके तहत आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कोई बैंक स्थापित हो गया तो विदेशों का कैसा कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करा सकता है, वो जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मान लीजिए कि हमारा कोई कंपनी खोलना है, तो कंपनी खोलना है तो हमारे पास 5, इसमें टोटल पूंजी 10 लाख का लग रहा है, हमारे पास टोटल पूंजी है 5 लाख, हमको 5 लाख रुपया उधार लेना। तो उधार लेना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो भारत से उधार ले लें और एक विदेश से उधार ले लें। बोलो ना जैसे। तो मान लो कि भारत से उधार लेते हैं तो ये भारत से 3 लाख ले लेते हैं, 2 लाख की अभी आवश्यकता है तो हम अपना शेयर वगैरह को इश्यू करवा के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करा लेते हैं, और 2 लाख किसी बाहर से हम जमा करवा लेते हैं, तो हमारा 10 लाख का पूरा हो जाएगा, हमारा बिजनेस सेटअप चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत पर्सन? तो कोई भी बैंक नया खुलता है तो अप टू 5 ईयर्स यानी 5 साल तक अपने में विदेशी निवेश कितना ले सकता है?
49%। इससे अधिक वो विदेशी निवेश एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22 की ये सारा धारा ये प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत? तो कोई भी बैंक स्थापित होता है तो स्थापित होने से अगले 5 सालों तक वो विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई एक्सेप्ट करेगा कितना? अधिकतम 49%। अब नहीं एक्सेप्ट करे या उसके पास नहीं आता है तो वो अलग बात है, लेकिन अधिकतम 49% से अधिक वो नहीं जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल के बाद उसमें अधिकतम फॉरेन विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना हो सकता है? 74%। यानी इतना बात तो समझ गए कि किसी भी बैंक के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो अधिकतम कितना हो सकता है? 74। जैसे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक जो अभी काम कर रहे हैं, स्टेट बैंक या बाकी जो भी बैंक है उसमें अभी आपसे भारत सरकार ने कितना एफडीआई लाने की? 74%। तो कोई नया खुलता है तो 5 वर्षों तक 49% और आफ्टर 5 ईयर उसको 74% तक एफडीआई ला सकता है, इससे अधिक नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? किसी भी बैंक को लाइसेंस लेना है तो ये इसको बोलते हैं ऑन टैप लाइसेंसिंग मेथड। इसके तहत ये मिलता है। जैसे पहले क्या होता है, तो मान लीजिए कि 2 ऑप्शन है आपके पास। जैसे अभी मान लीजिए कि बिहार दरोगा का वैकेंसी, सरकार को दरोगा के लोगों कुछ दरोगा का जरूरत है तो सरकार कुछ लोगों को लेना चाहती है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि सरकार फॉर्म निकाले, सब लोग फॉर्म, जिसको जो एलिजिबल है वो फॉर्म भरे, और जो एलिजिबल है फॉर्म भरने के बाद एक टाइम पीरियड होगा कि इतना से इतना दिन तक फॉर्म भरना है, इतना से इतना दिन के बीच एग्जाम होगा, इतना सारा प्रोसेस है, और ऊपर से जितना सीट है, जितना लोग सेलेक्ट होंगे वो सारा लोग दरोगा बन जाएंगे। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि जितने लोग एलिजिबल हैं सरकार के पास अपना एप्लीकेशन दायर कर दे, और सरकार उसमें से जिसको भी लगेगा सरकार को कि ये एलिजिबल है, इनको रख लेना चाहिए, तो बिना किसी कंपटीशन के उनको उठाकर सेवा में क्या कर दे? शामिल कर। ये 2 प्रकार का मेथड हुआ। तो पहले भारत में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो बैंक खोलने का लाइसेंस होता था तो पहले कंपटीशन के माध्यम से होता था कि एक आरबीआई बोलता था कि इतने से इतने टाइम के बीच हमारा विंडो ओपन रहेगा, मतलब उसका साइट वो ओपन रहेगा। जिस चीज़ को भी लगता है कि नया बैंक उसको खोलना है वो सारे लोग वहाँ पर अप्लीकेशन करेंगे, और फिर उसी दिन के भीतर अप्लीकेशन कर देना है। फिर उसको आरबीआई जाँच पड़ताल करेगा, और आरबीआई को लगेगा कि हाँ किसी बैंक को देना है तो फिर उस बैंक को लाइसेंस क्या कर देगा? प्रदान करे। परंतु अभी वो सिस्टम नहीं है। अभी ये ऑन टेम्प लाइसेंसिंग की तरह जगह, मतलब इसमें क्या हो गया कि पूरा वर्ष भर आरबीआई का विंडो ओपन है, जिसको भी अपना बैंक। हेलो, ठीक है। तो अभी क्या व्यवस्था है कि सरकार, मतलब आरबीआई ऐसा बोलता है कि जिसको भी बैंक खोलना है 365 दिन वो अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। ये उसके लिए दायरा बना दिया गया। अब आरबीआई समय समय पर उसको वॉच करते रहेगा, और जब जिसको मर्जी करेगा फिर अपने हिसाब से आरबीआई आपका एप्लीकेशन सारा कुछ सही है तो फिर आपको बैंकिंग का लाइसेंस आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो ऑन टेम्प लाइसेंसिंग का मतलब ही है कि आरबीआई का विंडो हमेशा 365 दिन पूरी तरह से खुला हुआ है। जिसको भी नया बैंक सेटअप करना इस कंडीशन को पूरा करता है वो अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वहाँ पे दायर कर देगा, और जब भी आरबीआई को लगेगा कि हाँ ये सारी कंडीशन को फुलफिल करता है फिर उसको वहाँ पे बैंक के लाइसेंस मिल जाएगा, और ये पूरे बैंकिंग का काम करना क्या कर देगा? चालू कर देगा। ठीक है। तो ये कुछ शर्तें बनाई गई हैं बैंकिंग सिस्टम खोलने के लिए। अब देखो, पीछे कल क्लास में पढ़े थे एक पेमेंट बैंक, तो कल पढ़े थे कि पेमेंट बैंक की स्थापना करने के लिए मिनिमम पूंजी कितना चाहिए? 100 करोड़। और इसमें कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कंपनी या कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास 100 करोड़ का पूंजी है तो बिना किसी एक्सपीरियंस के आधार पे उसको मतलब लाइसेंस मिल जाएगा, और एज ए पेमेंट बैंक के रूप में कार्य करना क्या कर देगी? चालू कर। कोई दिक्कत परेशानी? अब ये पेमेंट बैंक के रूप में जब काम करेगी तो कल पढ़े थे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलो ना जी इसको। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में लिखे थे कि इसमें मिनिमम कैपिटल होना चाहिए 200 करोड़ और उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कितना? 10 साल। तो अब वही कोई पेमेंट बैंक काम करते करते जाता है तो उसका कैपिटल बढ़ के 200 करोड़ हो जाता है और वो 10 साल तक अपना एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेता है, तो फिर वही बैंक इस बैंक के लिए लगभग क्या करता है? अप्लाई करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले इस प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन 15 वर्ष का एक्सपीरियंस इस सेक्टर में आने के लिए क्या है? आवश्यक। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सहकारी बैंक एवं या कोऑपरेटिव बैंक।
सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी, सरकारी नहीं, सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक डैश तक लिखिए, उसके बाद से फिर समझते हैं ये कैसे पूरा फंक्शन करता है। भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित, भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित सहकारी समितियों द्वारा संचालित सहकारी समितियों द्वारा संचालित बैंकों को, सहकारी समितियों द्वारा संचालित बैंकों को सहकारी बैंक कहते हैं। सहकारी बैंक कहते हैं। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट देखिए, ये बैंक सामान्यतः जिस राज्य में स्थापित होते हैं, ये बैंक सामान्यतः जिस राज्य में स्थापित होते हैं, जिस राज्य में स्थापित होते हैं, जिस राज्य में स्थापित होते हैं, उस राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। उस राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। उस राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट के, भारत में सहकारी बैंकों का गठन, भारत में सहकारी बैंकों का गठन, सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों पर किया गया है। 3 स्तरों पर किया गया है। 3 स्तरों पर किया गया है। बोर्ड पर देखिए, अभी तक जो भी आपने बैंक पढ़ा है उसमें से एक नई कैटेगरी का बारे में बैंक में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सहकारी बैंक या जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ये थोड़ा सा फिगर आपको ध्यान से दिख रहा है? बोलो ना जी इसको। नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा होगा। अरे भाई तू कहाँ से है? दिख रहा है? बोर्ड पर देखिए, सहकारी बैंक क्या होते हैं। अभी तक जो भी बैंक पढ़े हैं उसमें से एक तो पढ़े हैं प्राइवेट बैंक, जिसका मेन उद्देश्य है, जो भी कमर्शियल प्राइवेट बैंक है उसका मेन उद्देश्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, मतलब उसका तो वही पर्पस है ना। एक पढ़े थे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी सरकारी बैंक, जिसका उद्देश्य है पैसा कमाना तो नहीं लेकिन पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करना, काम करना, क्योंकि वो सरकार के हाथ में है। सरकार चाहती है कि इकोनॉमी हमारा ठीक ढंग से चल सके और पब्लिक का वेलफेयर भी थोड़ा बहुत होता रहे, कोई दिक्कत परेशानी। उसके बाद से एक फॉरेन बैंक पढ़े, जो उसका मालिक होगा विदेश बैंक का, वो उसका चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका भी पैसा कमाना ही उद्देश्य होगा। बोलो ना जैसो। ये सारे बैंक चल ही रहे थे तब तक। कुछ डिफरेंशियल बैंक आए, एक आया आरआरबी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विसेज को बढ़ाने के लिए उसको सेटअप किया गया। उसके बाद से एक लोकल एरिया बैंक, जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं हो उसको टारगेट करेगा। इतना से भी सारा काम नहीं चला तो फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक आया कि कुछ लोग और छूट गए हैं जो बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े, उनको भी बैंकिंग सिस्टम में लाया जाए। ये सब चल ही रहा था। तब एक पेमेंट बैंक आया कि कम से कम कोई बैंक अकाउंट वगैरह कुछ नहीं है तो कम से कम एक मोबाइल नंबर है और फोन वोन चलाता है, उससे ही पैसा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। एक पेमेंट बैंक आया। लेकिन इन सबसे पहले एक कोऑपरेटिव बैंक का कंसेप्ट पहले से ही चल रहा था। 1904 ईस्वी में जब ब्रिटिश
हुआ करते थे तब भी भारत में एक कोऑपरेटिव बैंक काम करते थे। अब ये कैसे इनका वर्क एंड पूरा फंक्शन कैसे काम करता है, कितने स्टेज पे ये काम करते हैं, कौन कौन से नियम कानून के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सा नियम कानून पे एप्लीकेबल होता है, ये सारा चीज अभी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लो चार्ट दिया गया है ये सामान्यतः एक बैंकिंग सिस्टम मतलब कोऑपरेटिव बैंक किस तरह से काम करते हैं उसको। अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समाज या कुछ इस तरह से। जैसे अमूल, इसका सबसे, अमूल जो दूध बनता है या जो भी प्रोडक्ट बनता है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके गांव में 100 घर, आपके गांव में 100 घर नहीं होगा, मान लीजिए कि 50 घर है, 50 घर में 50 लोग उसके हेड हैं, तो सभी लोगों को मूड बना के मिलजुल कर कोई काम करते हैं। किसी के पास उसी में पैसा ज़्यादा है, किसी के पास उसी में पैसा क्या है, कम है, तो फिर सभी लोगों ने इकट्ठा किया, सब लोग बोला कि अच्छा ठीक है 1,000 रुपये सबको इकट्ठा करता है, 50 घर है तो 50,000 रुपये क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसमें से 1-2 आदमी जो मतलब ठीक ठाक पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति होंगे उनको 50,000 रुपये दिला जाएगा कि आप कोई बिजनेस सेटअप करिए, इसमें से कुछ लोगों को रोजगार भी दे दीजिएगा और जो भी पैसा इनकम होगा थोड़ा सा हम लोगों में भी क्या कर दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो एक सामाजिक संरचना काम करते हैं जिसको सामान्यतः कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। अब यही कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने ढांचे को भी डेवलप करते हैं और सामान्यतः उन बैंकों को यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा चलाए जाने वाले बैंकों को ही सामान्यतः कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जानते हैं। अब ये पूरा फंक्शन कैसे करते हैं एक बार समझते हैं, उसके बाद से फिर इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बाकी सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सपोज करिए कि ये कोई प्राइवेट बैंक है, अभी प्राइवेट बैंक है जिसका नाम है HDFC बैंक। किसी क्षेत्र में ये 500 लोग यहाँ पे निवास करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। इन 500 लोगों ने अपना जो भी डिपॉजिट का पैसा था वो सारा डिपॉजिट मतलब अपना सेविंग अकाउंट जाकर HDFC में क्या कर दिया, जमा कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। HDFC में जमा किया तो बदले में इनको जाहिर सी बात है कि HDFC इनको क्या करेगा, ब्याज देगा। तो इनके डिपॉजिट पर 4% सेविंग अकाउंट है तो 4% उस पर ब्याज मिल गया। लेकिन इसी में से जब किसी को लोन की आवश्यकता पड़ा तो ये लोन लेने जब HDFC के पास गए तो HDFC बोला कि आपको लोन तो देंगे लेकिन इस पर चार्ज करेंगे कितना प्रतिशत, 12%। तो 12% इस पर लोन चिपका दिया, मतलब ब्याज की दर चिपका दिया। ये सामान्यतः हमारे जो प्राइवेट बैंक है उसकी ढांचा या सरकारी बैंक है उसकी ढांचा हमने बता दिया। ठीक है, और सर्विसेज के लिए बहुत सारा परेशानी कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेविंग अकाउंट जमा कर रहे हैं कहीं पैसा लेकर भाग जाइए, सारा टेंशन तो बना ही रहेगा, बोलो ना जैसा। तो मान लो कि ये लोग प्लान करते हैं कि 500 लोग प्लान करते हैं कि नहीं इधर खाता नहीं खुलवाते, अपना कुछ बैंक का सेटअप बनाते हैं। तो इन 500 लोगों में से 100 लोगों ने डिसाइड किया कि अपना एक बैंक का खाता मतलब अपना एक बैंकिंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक जैसे। 100 लोगों ने 1-1 लाख रुपया जमा करना स्वीकार किया कि सब लोग 100 लोग हैं, सबके पास 1-1 लाख रुपया सेविंग का है, इस बैंक में अपना क्या करेंगे, जमा करेंगे और एक कोऑपरेटिव बैंक बनाएंगे, सहकारी बैंक बनाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी। तो जब ये डिपॉजिट करेंगे मतलब अपना बैंक यहाँ पे लोगों ने बना दिया एक अपना बैंक, कोई दिक्कत परेशानी। अब ये 100 लोग 1-1 लाख रुपया जमा करेंगे तो टोटल कितना जमा हो जाएगा, 100 लाख। अब ये बैंक बोलता है कि वहां पे आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 4% मिल रहा था, लेकिन हमारे पास अगर डिपॉजिट करेंगे तो आपको ब्याज कितना देंगे हम, 5%। जाहिर सी बात है कि 4% और 5% तो कम से कम 1,000 का तो फायदा हो ही जाएगा, बोलो ना जी, सालाना। ठीक है, तो 1% ये डिपॉजिट पे लाभ देगा। अब इस अपना बैंक जो ये सहकारी बैंक खोला है इसका टोटल पेड अप इसका टोटल NDTL कितना हो जाएगा, 100 लाख। NDTL याद है कि भूल गए, नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी, NDTL। तो इसका टोटल NDTL कितना हो जाएगा, 100 लाख। मतलब इस बैंक का टोटल जमा पूंजी कितना हो गया, 100 लाख। और 100 लाख पे इसको 5% ब्याज भी आगे मूव करना है। ठीक है, और 100 लाख में से CRR मान लीजिए 4%, हालांकि है 4.5%, 4% है तो CR चला गया 4%, मतलब इसमें से 4% तो कैश में ले जाकर RBI के पास क्या कर देना, जमा कर दे। RBI क्या उस पर कोई ब्याज देता है, बोलो ना जी, कोई ब्याज नहीं देता है, तो कोई ब्याज यहाँ पे इनको नहीं मिलेगा। SLR सिक्योरिटी के तौर पे भी 18% जमा करना पड़ेगा, यानी 18 लाख रुपए SLR सिक्योरिटी के तौर पे जमा करना, SLR अपने पास रखना पड़ेगा। और SLR के साथ बताए थे कि या तो कैश भी रख सकता है या कोई गोल्ड भी रख सकता है या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड भी रख सकता है, ये सब रख सकता है। अब SLR पे कोई ब्याज RBI तो नहीं देता है, लेकिन मान लीजिए कि उसने कैश के जगह पे गोल्ड रख लिया, बोलो ना जी, तो गोल्ड इस साल खरीदा होगा, 1 साल के बाद तो गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी ना। या फिर जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी खरीदा है उस पर कुछ तो ब्याज गवर्नमेंट देगी ही, हमें समझा रहा है, हमें समझ। तो RBI तो कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन देखिए
तो SLR सिक्योरिटी इसको रखना है 18%। तो आरबीआई तो कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन ये जो बॉन्ड या गोल्ड जो भी अपना सेव रखेगा उसके ऊपर कोई उसको मतलब वो जो भी परसेंटेज ब्याज होगा वो मिलेगा। तो अप्रोक्स कर लेते हैं कि कम ही मिलेगा, तब भी 6% इस पे इसको ब्याज मिल जाएगा। अब बच गया इसके पास कितना, इधर घुमा दिया गया 18 और 4 22 लाख, तो इसके पास बच गया कितना 78 लाख रुपया इसके पास बैंक के पास बच गया, जो अब लोन में घुमाएगा। मान लीजिए इसमें तो 3 लाख रुपया इसका फोन बिजली खर्च ये सब एक्सपेंस हो गया, इसका खर्चा बिजली पानी और सारी चीजें रूम रेंट वगैरह सैलरी वैलरी देने में इसका खर्च हो गया, तब भी बच गया कितना 75 लाख। 75 लाख रुपये को लोन पे घुमाएगा और यहाँ पे इसको मिल रहा था 12% ब्याज पे, यहाँ पे अपने ये कस्टमर को बोलेगा कि कितने प्रतिशत ब्याज पे आपको लोन देंगे, मात्र 10% ब्याज पे। अच्छा, जो प्राइवेट बैंक है या जो भी यूनिवर्सल बैंक है, वो सारे यूनिवर्सल बैंक किसी को भी वो लोन देने के लिए एलिजिबल है। नहीं, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं सामान्यतः या अधिकांश तौर पे पहले अपने कस्टमर को प्राथमिकता देते हैं, मतलब जिनका खाता पहले है उनको पहले लोन देंगे। अगर कुछ पैसा बच गया और ऐसे ही बैंक में रखा हुआ है तब किसी और पार्टनर को देते हैं, लेकिन अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि कोऑपरेटिव बैंक में जिसका खाता है उसी को पैसा लोन में मिलेगा। तो इसने बोला कि कोऑपरेटिव बैंक में जिसको भी लोन चाहिए 75 लाख रुपया लोन के लिए रखा हुआ है, आराम से इसमें तो 10% ब्याज पे आपको पैसा क्या कर दिया जाएगा, वापस कर, मतलब लोन पे आप ले जा सकते हैं। तो दो फायदा हुआ, एक तो यहाँ पे जमा कर रहे थे दूसरे बैंक में तो 4% ब्याज मिल रहा था, और दूसरा लोन देने गए तो कितना 12% पे कर रहा था। लेकिन अपना जब बैंक स्थापित कर लिया गया तो सेविंग करेंगे तो 5% मिलेगा, और लोन लेंगे तो हमको 10% पे ही क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाए। बोलो ना जैसनो। अब आगे ये कैसे काम करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि 10% ब्याज पे, यानी 10% ब्याज पे 25 लोगों को लोन दिया गया। टोटल कितना लोन घुमाना है, 75 लाख। तो 75 लाख में 25 लोग आए कि हमको लोन चाहिए 25 लाख। क्या विचार है भाई, बट देखिए तो कितना लाख घुमाना है, 75 लाख। तो मान लीजिए कि 25 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया और इसमें से प्रत्येक लोगों को 3-3 लाख रुपया 10% ब्याज पे पैसा मिला गया। अब इस बैंक का बैलेंस शीट बनता है, खाता बही। बैलेंस शीट समझते हैं, मतलब एक तरफ इनकम और एक तरफ एक्सपेंडिचर, टोटल मुनाफा जोड़ा जाता है, ठीक है। तब इस बैंक का मुनाफा देखिए, मान लीजिए कि इसने लोन पे जो पैसा घुमाया था उस पे इसको ब्याज मिल गया कितना, 7.5 लाख। मतलब इस बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया कितना, 7.5 लाख, ठीक है। ये 6% जो सिक्योरिटी रखा था यहाँ पे, ये 18 लाख रुपया जो रखा था, इस पे 6% इसको ब्याज मिला, तो ये कितना हो गया 1.0 ले। इसमें से एक्सपेंसेस का 3 लाख हटा दीजिए, मतलब ये टोटल जोड़कर 7-8 लाख और 8-10 लो समथिंग हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड डिपोजिटर, मतलब ये जितने सारे 4-4% पर लोग जमा किए थे इनको पैसा दे देगा कितना, 5 लाख रुपया उनको ब्याज में पे करेगा, 3 लाख इसका खर्च हो जाएगा। ये सब कैलकुलेट कर लेगा तब भी 7.5 लाख और 1,08,000 कितना हुआ, 8,58,000, 8,58,000 कितना क्लियर। अब इसमें से इसका खर्च कितना हुआ, 5-3 8 लाख, 8 लाख इसका एक्सपेंस हो गया, तब भी इस बैंक को कितना रुपया मुनाफा हो गया, 58,000 रुपये एक ही साल में इसका क्या हो गया, मुनाफा हो गया। जबकि अभी कैपिटल कितना रखे हैं, 100 करोड़ रखे हैं। तो यहाँ पे जो डिपॉजिटर है उसको दोनों साइड से फायदा हो गया। एक तो जो इधर 4% ब्याज मिल रहा था, बदले में उसको 5% ब्याज मिल गया। जिसको ब्याज पे पैसा चाहिए था उसको इधर 12% पे मिल रहा था, इधर 10% पे मिल गया। बैंक को कुछ मुनाफा भी हो गया अपने सेटअप और सारी चीज़ों को करने के लिए। बात समझ में? तो इस तरह से पूरा हमारा कोऑपरेटिव बैंक लगभग काम करता है, और इसका उद्देश्य नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है। मतलब बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है, अपने कस्टमर को ध्यान में रखकर उसके लिए सारे काम करता है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फायदा। इसको लगेगा कि ज़्यादा हमारे पास मुनाफा आ रहा है तो ब्याज की दर को इधर बढ़ा देगा, जो इधर 4-5% दे रहा था इसको 5.5% कर देगा। इसके पास लगता है कि लोन का पैसा भी ज़्यादा, मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, तो जहाँ पे 10% पे जो लोन दे रहा था उसको 9.5% पे देना चालू कर दे। ये नहीं ये कमाने के लिए बढ़ाते जाएगा या घटाते जाएगा, ऐसा नहीं। ये देखेगा कि हमारे पास इनकम ठीक ठाक आ रहा है, हमारे पास पैसा ज़्यादा बच रहा है, तो कम ज़्यादा सेविंग पर ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगेगा, लोन थोड़ा सा सस्ता कर देगा आपको, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि वे बोले कि पूरी तरह से भी ये फोकस करता है कहाँ पे, अपने कस्टमर के ऊपर। इसको बाहरी दुनिया से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसमें जिस कस्टमर का अपना पैसा जमा है या जो भी इसके खाता धारक है उसको ये टारगेट करता है,
और सामान्यतः उसको लोन देने के लिए या और सारी चीज़ों के लिए कार्य करता है। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी काम करता है, वैसा नहीं कि इतना सस्ता कर दे कि माइनस में ही चल जाए, इसलिए भी काम नहीं करता है। तो दोनों कोई दिक्कत परेशानी। अब इसका पूरा रूल रेगुलेशन कैसा होता है, तो सबसे पहले ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के रूप में नहीं, सभी स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है। जैसे बिहार का है तो बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का है, सभी स्टेट का अपना अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक खुलने से पहले एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने अपने राज्यों में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब जैसे ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए, अब चूंकि इनको बैंकिंग सिस्टम को भी फॉलो करना है, तो बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करने के लिए अब अप्लाई करेंगे किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, क्योंकि बैंक को लाइसेंस देने का काम किसके पास है? आरबीआई के पास है। और आरबीआई के पास एप्लीकेशन दायर करेंगे। आरबीआई अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22 इनको रजिस्टर्ड कर देगा और बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए इनको क्या कर देगा, मतलब उनको लाइसेंस दे देगा। तो साथ ही साथ ये बैंकिंग, तो कहने का मतलब इनके ऊपर जो कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, क्योंकि स्टेट के कानून से भी ये मतलब पूरी तरह से काम करते हैं। और साइड में जो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर कमांड किसका है? आरबीआई का है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब इसमें जो होता है तीन तरीके से, जैसे एक बोले कि स्टेट गवर्नमेंट का कानून या स्टेट का कोऑपरेटिव एक्ट जो होता है वो फॉलो होता है, कोई दिक्कत पर्सन। अब 1904 ईस्वी से ही ये काम कर रहे थे और सामान्यतः सरकार के कानून के अंतर्गत नहीं, तो फिर बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इनको लाया गया और आरबीआई का कुछ कमांड इनके ऊपर बढ़ाया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, लेकिन पूरी तरह से आरबीआई का कमांड इसमें नहीं था कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर, इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एक संशोधन किया गया 1966 में। स्पेशली कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर आरबीआई के कमांड को बढ़ाने के लिए संशोधन लाया गया 1966 में, जिसको बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1966 के नाम से जाना गया, कि कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर आरबीआई का और पकड़ क्या हो, मजबूत हो और पूरी तरह से एक प्रोफेशनल के तौर पे वो पूरी तरह से क्या कर सके, काम कर सके। इतना से भी नहीं काम चला तो वर्ष 2018-19 के आसपास एक कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था, पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसमें हो गया धांधली। अब इसमें टोटल पैसा ग्राहकों का जमा था लगभग 11,000 करोड़ रुपया इसमें जमा था। ये तो हम 100 लाख का भी एग्जाम्पल आपको दिए थे, इसमें टोटल जमा था 11,000 करोड़ का। और इसमें कुछ बैंक में लोन वगैरह में कुछ गड़बड़ी करके ये बैंक मतलब काफी खस्ते में आ गया था। आरबीआई के पास ये सूचना पहुंची, आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर कमांड स्थापित किया और उसको बोला कि फिर आप उसको मतलब बैन कर दिया, 6 महीने तक उसको बैंकिंग सर्विसेज पूरा ही देना बंद कर दिया। बोला भाई 6 महीने तक पूरी तरह से शांत रहिए, आगे हम पूरी सारी चीज़ों को कंट्रोल एंड कमांड कर लेंगे, तब आगे आप बैंकिंग सर्विसेज को आप क्या करेंगे, बहाल करें। फिर इस एक्ट में कुछ संशोधन किया गया और कुछ नया कानून बनाया गया सब कोऑपरेटिव बैंकों के लिए, जो कानून आया वर्ष 2020 में। 2020 में कानून बनने के बाद बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंकों का अब जितना सारा फंक्शन है सबके मतलब ज़्यादातर बातों में अब आरबीआई के पूरी तरह से कमांड में ये सारे कोऑपरेटिव बैंक आ गए। एक बार चर्चा में ये कोऑपरेटिव बैंक आए थे कब? जब पैसे की वापसी हो रही थी तब, मतलब जो नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी तो सामान्यतः सभी बैंकों में नोट बदला जा रहा था। बोलो राजेश, कोऑपरेटिव बैंक इसमें कुछ धांधली कर रही है, मतलब इधर उधर कुछ पैसा करके सब बार्गेनिंग करने लगा। तो फिर आरबीआई को गाइडलाइन लगाना पड़ा कि कोऑपरेटिव बैंक अब वापस पैसे को, मतलब वो पुराने पैसे को 500 और 1000 के नोट को जमा करके नया करेंसी वाला नोट वो नहीं दे सकते। तो कुछ दिन तो तक इनके ऊपर मतलब बैन भी लगा रहा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक समझ गए पूरी तरह से, ठीक है। कुछ लोगों का समूह होता है जो मिलकर एक बैंक स्थापित करता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, संशोधन 1966, वर्ष 2020, इन 3 कानूनों से पूरी तरह से इन बैंकों का मॉनिटर किया जाता है। दोनों का कमांड होता है, एक तो इस पे कमांड है स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड होते हैं, और बैंकिंग सर्विसेज के लिए पूरी तरह से आरबीआई से लाइसेंस वगैरह धारण करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से ये क्या होते हैं, संचालित होते हैं। अब ये 3 स्तर पे काम करते हैं। अभी आगे जो आपने लिखा है, अब ये 3 स्तर क्या होता है, बोर्ड ब्रेक। ये समझ गए, ये स्लाइड हम भेज देंगे, घर पे आप जाके इसको समझते रहिएगा। बोर्ड ब्रेक है, 3 स्तर पे ये कैसे काम करते हैं यहाँ पे देखिए।
सबसे पहले एक होता है आपका प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, या इसको एक और नाम से जानते हैं जो आपने कल लिखा था, PACS के नाम से इसको भी जानते हैं, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो ये दो प्रकार से, एक तो कहीं पे ये नाम मिल जाएगा PCS प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, या फिर इसका दूसरा नाम मिल जाएगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो दोनों नाम से काम करते हैं। ठीक है, ये क्रेडिट मतलब इसके मेंबर मतलब इसको लोन दे सकते हैं, तो सामान्यतः अच्छा ये रूरल एरिया में हो सकते हैं, मतलब ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, और अर्बन एरिया में भी हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्यतः काम करते हैं रूरल एरिया में। ठीक है, तो ये कैटेगरी है स्मॉल फार्मर्स, मतलब जो छोटे छोटे किसान हैं उनको लोन देगा। रूरल मतलब जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है या जो भी छोटे छोटे बिजनेस करना चाहते हैं उसको लोन देता है। एग्रीकल्चर के लिए किसी को लोन चाहिए तो उसको लोन प्रोवाइड करता है। अदर रूरल रेसिडेंट मतलब जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनके लिए लोन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, या उनके लिए पूरा ये सेटअप अपना तैयार करता है। तो एक होता है PSC या PACS, इसको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ग्राउंड लेवल पे ही एक दूसरा प्रकार होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। क्या होता है भाई? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये टायर 1 है, मतलब सबसे निचले स्तर पे दो होंगे, एक तो PCS हो जाएगा। अब हो सकता है कि एक ही जिला के अंतर्गत, एक ही क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे PCS की स्थापना कर दिया जाए, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना की जाए। ये भी हो सकता है कि एक जिले के अंतर्गत बहुत सारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक या एक से अधिक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आपको देखने को मिलेगा। अब जो अर्बन क्षेत्र में रहेगा, जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे तो कोई किसानी और कृषि का काम नहीं करेगा। छोटे छोटे किसी को दुकान खोलना होगा, किसी को चाय का ठेला लगाना होगा, किसी को भूजा का ठेला लगाना होगा, किसी को कुछ और काम करना होगा। तो यहाँ पे सब छोटे छोटे बिजनेस फर्म जो होते हैं उनको ये टारगेट करते हैं, और उनको ये लोन प्रोवाइड करने के लिए सामान्यतः अपना काम करते हैं। मान लीजिए कोई दुकान, मान लो कोई दुकान है, वो समूह बनाकर अपना एक कोऑपरेटिव बैंक खोल लेता है, जिसके पास एक्स्ट्रा वो जमा करता है, जिसको जरूरत है वहां से अपना विड्रॉल करके या लोन पे पैसा लेकर जाता है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सामान्यतः छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको सारे लोन को प्रोवाइड वगैरह करने का काम करता है। और ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, इसका नाम ही एग्रीकल्चर, ज्यादातर इसका फोकस एग्रीकल्चर या गाँव के क्षेत्रों पर रहता है। कोई दिक्कत %? इन दोनों के ऊपर टायर 2 में आप जाएंगे तो यहां पे आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, DCCB इसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इसके ऊपर होता है। अब इसका क्या होगा, मान अभी बोले कि ये PCS एक क्षेत्र और मतलब किसी लोकेशन पे एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये एक से एक या एक से अधिक हो सकते। अब जितने सारे ये PCS और UC भी होता है, यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और जितने सारे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, इसके ऊपर जो कमांड होता है, कमांड बोर्ड पे देखिए, तो इसके ऊपर जो कमांडिंग अथॉरिटी होती है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है। कोई दिक्कत परेशानी? ये जिला में एक ही हो सकता है, ये एक से अधिक नहीं हो सकता है। इसके अंडर में बहुत सारा PCS और बहुत सारा UC भी हो सकता है, लेकिन एक जिले में आपका एक ही होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही हो। अब इसके ऊपर जो कमांड होता है वो होता है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसके ऊपर जो कमांड होता है टायर 3 लेवल पर, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी SCB का, एक किसी भी राज्य में एक ही होता है, जिसका काम होता है सभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को मॉनिटर करना। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का काम है कि अपने अंडर में PCS और UCB को क्या करना, मॉनिटर करना। ये सामान्यतः 4 तरह से आपको दिखेंगे, लेकिन है 3 स्टेज में। टॉप लेवल पे है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसके नीचे जाएंगे तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, और उसी के पैरेलल काम करता है, मतलब ये हो गया गांव में और ये हो गया शहर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कोई दिक्कत पर्सन? अब आगे इनका कमांड एंड कंट्रोल कैसे होता है इस स्लाइड में आप देखिए। जैसे इस फिगर में ये दिखाया गया है, दोनों एक ही साथ क्यों जा रहा है भाई? बोर्ड पर देखिए इसको, ये स्ट्रक्चर जो अभी पीछे बताए थे वो यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए ये आपका
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पे आपका है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, किसी एक जिला में एक ही होगा, 1 पर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे इसके अंतर्गत बहुत सारा ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, बहुत सारे ये हो सकते हैं, और इसके अंतर्गत बहुत सारा आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर कमांडिंग होगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, वो सिंगल होता है, कोई दिक्कत परेशानी। इसके ऊपर फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक स्टेट में या एक राज्य में एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए, मतलब वही चीज यहाँ पे भी आपको दिखाया गया, दूसरे जिले का स्ट्रक्चर दिखाया गया, एक जिला में एक ही हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक लास्ट स्लाइड समझिए। अब इसमें कंट्रोलिंग और कमांड किसके पास होता है, बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे देखो। अब जितने सारे आपके ये आपका देख रहे हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एक यहाँ पे है, ठीक है। फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब इनका मान लो किसी को ओपन करना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सभी स्टेट गवर्नमेंट का अपना ये होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यहाँ पे पहले। उसके बाद से स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत आप पूरी तरह से फॉलो किए जाए, मतलब उस एक्ट को फॉलो करके, और ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद से आप फिर कमांड होगा किसका, अब आपको चूंकि बैंकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करना है, तो बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फिर आरबीआई से आपको लाइसेंस वगैरह धारण करना पड़ेगा, या फिर आरबीआई के रूल रेगुलेशन बैंकिंग रिलेटेड जो मेथड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ नबार्ड के भी कुछ आपके ऊपर, मतलब जो भी कोऑपरेटिव बैंक है इसके ऊपर नबार्ड का भी गाइडलाइन, या नबार्ड भी इनके देख रेख का काम करता है, क्योंकि पीछे क्लास नबार्ड के बारे में आप जो पढ़ेंगे, नबार्ड एक बैंक के तौर पे काम नहीं करता है। नबार्ड एक संस्था है जिसको भारत सरकार कुछ पैसा दे देती है, वो बाकी रीजनल रूरल बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, सारी चीज़ों को क्या करता है, मॉनिटर करता है। इस चार्ट को जरूर दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन ज़्यादातर आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। किस पे किसका कमांड होता है बोर्ड पे देखिए। अब देखो यहाँ पे, अब जो ये 4 लाइन आपको देख रहा है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, इसको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इस तरह से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, अर्बन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मतलब वही बैंक, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब ये स्टेट रजिस्ट्रार या स्टेट के गवर्नमेंट को चारों को फॉलो करना है, पीसीबी को भी, यूसीबी को भी, डीसीसीबी को भी, और एसबी को, मतलब इसको भी, इन चारों को मतलब स्टेट के एक्ट के तहत मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, और स्टेट के एक्ट को क्या करना है, फॉलो करना है। लेकिन इसमें से इसको आरबीआई से सुविधाएं, मतलब आरबीआई के बैंकिंग रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पे काम करता है, और सामान्यतः ये बैंकिंग सिस्टम के बारे एक लार्ज स्केल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आरबीआई को इससे कोई लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी तीनों को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तीनों को आरबीआई के साथ अपना मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। यहाँ तक कोई नबार्ड किस पे कमांड करता है, तो नबार्ड 2 ही चीज़ों पे इस पे कमांड करता है, एक करता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और दूसरा कमांड करता है किस पे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब ऐसा क्यों, क्योंकि नबार्ड एक बहुत बड़ी संस्था है, उसको पूरे भारत लेवल पे काम करता है, और पता चले कि एक एक वो पीसीएस और एक एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को टारगेट करने लगे तो दिन भर एक ही जिला में व्यस्त रह जाएगा। बोलो ना जी असरो। सीएम साहब को मीटिंग करना होगा तो सभी पंचायत सचिव को बुला के थोड़े ना मीटिंग करेंगे, बोलो ना जी असरो। पता चले कि एक जिला में कई पंचायत है, और कई 100 पंचायत का, पंचायत 8000 समथिंग पंचायत है, और सभी को पंचायत सचिव को बुलाए तो 8000 को बुला के थोड़े ना मीटिंग करेंगे, उतना सीएम के पास फुर्सत है नहीं, फुर्सत है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मीटिंग करके जो भी मैसेज होगा उसको पहुंचाएंगे। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उतने ग्राउंड लेवल पे थोड़े उतरेगा, वो भी नहीं जाएगा, वो बुलाएगा बीडीओ को सारा मीटिंग करके बुला देगा, वो जाके पंचायत सचिव को मैसेज पहुंचाएगा। वैसे ये नबार्ड है, इसको पूरे भारत लेवल पे काम करना है, ये इसको टारगेट नहीं करेगा, ये इसको टारगेट करेगा, किसको, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को। जो भी अपना गाइडलाइन, जो भी बात करना होगा इसको हैंडओवर करेगा, बोलेगा हमारे भी आप पे इन दोनों को क्या करिए। अब देखिए, बोलो ना जी ऐसा। तो इस तरह से पूरा कोऑपरेटिव बैंक हमारे काम करते हैं, ठीक है। इसका 2-3 एक्ट है वो कल लिखा देंगे, और ये 2-3 स्लाइड है हम भेज देंगे, इसको घर पे थोड़ा सा अच्छा से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी। ओके, फिर मिलते हैं कल, चर्चा जारी रहेगा।